मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के सफल गृह मंत्री, इसी धरती के संतान श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान ओम जी माथुर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहीं के सांसद, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती मेनका गांधी जी, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, विधानमंडल दल के नेता श्रीमान सुरेश खन्ना जी, आंवला से विधायक और इस रैली के संयोजक श्रीमान धर्मपाल जी, किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजयपाल तोमर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, देश का किसान एक प्रकार से श्रम का देवता है। देश का किसान जन जन का पोषक है। देश का किसान अन्नदाता है। ऐसे सभी किसानों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं कि आप इतनी विशाल संख्या में आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम बचपन में कभी बरेली तो नहीं आए थे, लेकिन सुनते जरूर थे कि कोई झुमका गिरा था। कभी ये भी सुनते थे कि यहां का सुरमा एक नई दृष्टि देता है। लेकिन मेरा और एक नाता रहा था। हम बचपन में पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन थे और माझा उसके लिए बरेली बड़ा प्रसिद्ध था। तो ये अगर आपका पतंग बराबर हवा में उड़ता है तो माझा बरेली का हुआ करता था। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रणाम करने का मुझे अवसर मिला है। पिछले कुछ दिनों में मुझे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न भागों में लाखों की तादाद में मेरे किसान भाइयों बहनों से बातचीत करने का अवसर मिला। कल मैं कर्नाटक में था, दक्षिण के किसानों से बात की थी। उसके कुछ दिन पहले उड़ीसा में था।
पूर्व के किसानों से बात की थी, फिर मध्य प्रदेश गया था, मध्य भारत के किसानों से बात की थी, और आज उत्तर भारत के किसानों से बात करने का मौका मुझे इस बरेली की धरती से मिला है। कोई कल्पना कर सकता है कि दूर दूर तक चुनाव का नामो निशान न हो, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जनसागर यहां मौजूद हो। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, किसान ही किसान नजर आ रहे हैं, किसान ही किसान नजर आ रहे हैं, और किसान ही तो मेरे देश की शान है। भाइयों बहनों, आज किसान के सामने अनेक चुनौतियां हैं। परिवार बढ़ता जा रहा है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, परिवार के हर सदस्य के हिस्से में अब बहुत कम जमीन आ रही है। आने वाली पीढ़ियों को तो किसान अपने विरासत में जमीन बांट पाएगा कि नहीं बांट पाएगा, ये भी उसको संकट महसूस होता है। और जब जमीन कम हो जाती है तो पैदावार भी कम होती है, और जब पैदावार कम होती है तो खुद का पेट भरना भी कठिन हो जाता है। तो मेरा किसान देश का पेट कैसे भरेगा? ये हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन क्या इन चुनौतियों का कोई समाधान नहीं है? मेरे किसान भाइयों बहनों, इन चुनौतियों को अवसर में पलटा जा सकता है। और मेरा एक सपना है, अगर आप मेरा साथ दें और राज्य सरकारें इन बातों को अच्छे ढंग से लागू करें, क्योंकि हमारे देश में ये कृषि विभाग पूर्णतया राज्यों के हवाले होता है। आप पूरे हिंदुस्तान का मानचित्र देख लीजिए, जहां जहां राज्य सरकारें कृषि के काम में रुचि लेती हैं, नई नई चीजें करती हैं, बदलाव लाने के लिए योजनाएं बनाती हैं, वहां कृषि क्षेत्र में अप्रतिम प्रगति हो जाती है। लेकिन जहां सरकारें होती हैं, चलती है, इस स्वभाव की है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, चुनाव आएगा उस साल देख लेंगे, इसी सोच में जो सरकारें बैठती हैं, वहां कृषि किसान के नसीब पर छोड़ दी जाती है। किसान को ईश्वर के बाद कोई मदद करने वाला नहीं होता है, और इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन देश की सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे अपने राज्य के कामों में कृषि काम को, किसानों के विषयों को, खेती के विषयों को सबसे वरीय प्राथमिकता दें, अग्रिम प्राथमिकता दें। आप देखिए, देखते ही देखते स्थिति बदल जाएगी। और अगर इतना हम कर लें, जो रोड मैप तय किया है, जो योजनाएं बनाई हैं, सिर्फ उसको लागू करने का काम कर लें,
भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा सपना पूरा हो सकता है। मेरा सपना आपका सपना बन सकता है। मेरा और आपका सपना मिलकर के हम उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में सवाल उठता होगा कि मोदी का कौन सा सपना है, किस सपने के लिए मोदी हमें जोड़ना चाहता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। क्या हम एक संकल्प कर सकते हैं? राज्य सरकारें संकल्प कर सकती हैं, मेरे किसान भाई बहन संकल्प कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? भाइयों बहनों, हो सकता है किसान की आय डबल हो सकती है, हो सकती है। किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? ये बहुत कठिन काम नहीं है। एक बार अगर हम तय करें तो ये हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का नाम आपने सुना है। कभी भी मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र के प्रगति के पहले 5, 7, 10 नामों में उसका नाम नहीं था। अगर कृषि की बात आती थी तो पंजाब की बात आती थी, हरियाणा की आती थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की आती थी, कभी कृष्णा गोदावरी के इलाकों की आती थी। मध्य प्रदेश का नामो निशान नहीं था उस क्षेत्र में। लेकिन जब से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और विशेष करके हमारे वहां के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने एक संकल्प लेकर के नई नई योजनाएं बना करके कृषि को प्राथमिकता दी। जहां सिंचाई का काम होता था, उस जमीन को उन्होंने 2 गुना 3 गुना जमीन तक सिंचाई पहुंचने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया। बूंद बूंद पानी की योजना बनाई और उसका परिणाम ये आया कि जो मध्य प्रदेश कभी कृषि के लिस्ट में पहले 10 में नाम नहीं पाता था, वो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर लगातार 3 साल से रह रहा है और कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है। यानी जहां से कृषि के नाम की चर्चा नहीं थी, वो आज देश के कृषि जगत का नेतृत्व करने की ताकत उस राज्य के किसानों ने, उस राज्य ने पैदा कर ली है। अगर मध्य प्रदेश वहां के मुख्यमंत्री का इनिशिएटिव इतने कम समय में इतना परिणाम ला सकता है, तो हिंदुस्तान की सभी राज्य सरकारें थोड़ा सा भी ध्यान दें तो परिणाम आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं और नहीं मुझे आलोचना करने की आवश्यकता है। मैं तो आया हूं आग्रह करने के लिए। और भारत सरकार ऐसी योजनाओं को सफल करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, देश की आर्थिक विकास के लिए हमें 3 बातों पर बल देना बहुत आवश्यक है। एक पिलर का टेंट ये आज के जमाने में चल नहीं सकता है। हमने 3 पिलर पर
हमारी विकास की आर्थिक संरचना करना जरूरी है। ये 3 हिस्से कौन से हैं? पूरी अर्थरचना में 1/3 हिस्सा एग्रीकल्चर का, कृषि का, 1/3 हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का, उद्योगों का, 1/3 हिस्सा सर्विस सेक्टर का। आज आप गांव में जाइए, किसी भी किसान को पूछिए, 100 एकड़ भूमि हो, नदी के पास हो, बारिश के इंतजार की जरूरत ना हो, उपजाऊ भूमि हो, और उस किसान को जाके पूछो कि भाई आपके 4 बेटे हैं, बताइए आगे क्या सोचा है इन बेटों के लिए। 100 एकड़ भूमि हो, नदी के पास हो, उपजाऊ धरा हो, फिर भी वो किसान कहता है ये जो छोटे वाला बेटा है ना, उसको तो मैं किसानी करवाऊंगा, लेकिन इन 3 बच्चों को तो पढ़ लिख करके शहर में कहीं नौकरी के लिए भेज दूंगा। किसी भी किसान को पूछिए, वो अपने 3 बेटे होंगे, 4 बेटे होंगे, अब एक बेटे को ही किसानी में रखना चाहता है, बाकी सब बेटों को किसानी से बाहर निकाल करके भले शिक्षक की नौकरी मिल जाए, भले ड्राइवर की नौकरी मिल जाए, भले कहीं पुलिस वाला बन जाए, कहीं शहर के कारखाने में नौकरी लग जाए, लेकिन किसान माँ बाप चाहता है कि अब बेटा घर से कहीं बाहर जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब परिवार अकेली कृषि पर चलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, ये किसान के बेटे अगर खेती छोड़ करके रोजगार के लिए जाएंगे तो कहां जाएंगे? अगर उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार तैयार नहीं होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, तो इन मेरे किसान के बेटों का क्या होगा? और इसलिए किसान परिवारों की भलाई के लिए उद्योगों की भी आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र, न इतने उद्योग लग सकते हैं, न इतने लोगों को एक जगह पे रोजगार मिल सकता है। सेवा क्षेत्र ऐसा है जहां ढेर सारी संभावना है रोजगार की। अगर हमारे देश का टूरिज्म ले ले, टूरिज्म सेवा के इतने क्षेत्र खोल सकता है। अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा दें, मेरे किसान के बेटे को कहीं न कहीं काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, जो 1/3 हिस्सा है किसानी का, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि अब हम जब खेती करते हैं ना, उसको भी 3 हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है। खेती को भी 3 हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है। 1/3 जो हम परंपरागत खेती करते हैं, धान की खेती करते होंगे, गन्ने की खेती करते होंगे, दलहन की करते होंगे, तिलहन की करते होंगे, जो भी करते हो, 1/3। 1/3 हमारी जमीन जहां है, उस जमीन की सीमा जहां पूरी होती है, दूसरे के खेत को लगती है, उस जमीन को हम बर्बाद कर देते हैं। उस दर वाले की 1 मीटर जमीन खराब होती है, हमारे वाली 1 मीटर जमीन खराब होती है, बीच में हम बाड़ लगा देते हैं और वो जमीन उपजाऊ नहीं होती है। क्या हम हमारी सीमा पर वृक्ष की खेती कर सकते हैं? आज हिंदुस्तान को घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर विदेशों से लाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। अगर हम हमारे किसान अपनी जमीन के आखिरी छोर पर अगर इस टिम्बर की खेती करे, वृक्षों की खेती करे, 15-20 साल में वो पेड़ तैयार हो जाएंगे। घर में बेटी पैदा हुई हो और अगर आपने ये पेड़ लगा दिया, तो बेटी की शादी करने की जब नौबत आएगी
तो 30-40 लाख रुपए में एक पेड़ बिकेगा, बेटी की शादी हो जाएगी। और कभी कोई भी आपदा आ जाए, किसान को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा हिस्सा पशुपालन। हमने हमारी खेती के काम को 3 हिस्सों में बांट करके चलाना चाहिए। पशुपालन होगा, पोल्ट्री फार्म होगा, मधुमक्खी के छत्ते होंगे, मत्स्य उद्योग की संभावना हो तो वो होगा। अगर ये चीजें हम खेती के साथ जोड़ दें तो 1/3 परंपरागत खेती, 1/3 पेड़ों की खेती और 1/3 पशुपालन, हमारी ये मेहनत ऐसा रंग लाएगी कि हमारी इनकम डबल हो जाएगी। और कभी परमात्मा रूठ जाए तो भी कभी हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं। और पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से ये सरकार बनी है, हमने कृषि को वैज्ञानिक तौर तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और उसके परिणाम भी नजर आए हैं। आज दुनिया में मधु की मांग है, दवाइयों में मधु का भरपूर उपयोग है, शहद का। हमारी किसान माताएं बहनें अपने खेत में आराम से, हमारे गांव की गरीब विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आराम से शहद का काम कर सकते हैं और शहद का बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। पोल्ट्री फार्म, अंडे, भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी कि गत वर्ष हमारे देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा अंडे का व्यापार हुआ है, सबसे ज्यादा अंडे की पैदावार हुई और हमारे गांव के लोगों को उसकी आय पहुंची है। इतना ही नहीं, दूध का उत्पादन भी कभी हमारे देश में 2013-14 की बात बताता हूं, मेरी सरकार आने के पहले हमारे देश में दूध का उत्पादन होता था 1375 लाख टन। भाइयों बहनों, इतने कम समय में, आजादी के बाद कभी इतने कम समय इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं टूटा है। भारत सरकार की पशुपालन के प्रोत्साहन के कारण इतने कम समय में इस वर्ष दूध का उत्पादन हुआ 1463 लाख टन। यानी पहले से इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई, इतनी वृद्धि पहले कभी नहीं होती थी। ये पैसा किसके पास गया? मेरे किसान के पास गया, उसके घर में गया पैसा। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि हमारे देश में कृषि को भी मजबूती देने की जरूरत है। सिर्फ किसान के जेब में रुपये डालने से बात बनने वाली नहीं है। हमने किसान को ताकतवर बनाना पड़ेगा, हमें हमारी खेती को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और किसान को क्या चाहिए? अगर किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। मैं कभी कभी बुंदेलखंड की हालत देखता हूं, मुझे चिंता होती है। जिस बुंदेलखंड में 5-5 नदियां हो लेकिन पीने तक का पानी उपलब्ध न हो, तब मुझे शर्म आती है कि हमने देश कैसे चलाया है। पानी का प्रबंधन, इसकी तरफ हमने दुर्लक्ष्य किया है। इस सरकार ने वाटर मैनेजमेंट, पानी के प्रबंधन को प्राथमिकता दी है। अगर एक बार पानी का प्रबंधन हम ठीक से कर लें तो हमारे किसानों की आधे से ज्यादा समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। आज उसकी मुसीबत का कारण वो परमात्मा पर निर्भर है। बारिश आई तो ठीक, बारिश नहीं आई तो मुसीबत।
अगर उसको पानी पहुंचाने का प्रबंध हो तो उसी जमीन में से वो सोना पैदा कर सकता है और सुख चैन की जिंदगी जी सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, अटल जी का जो सपना था नदियों को जोड़ने का, उस पर हम बल देकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि नदियां एक तरफ बाढ़ आती है तो फसल बर्बाद करती है, गांव के गांव बर्बाद कर देती है, जमीन को लेकर के चली जाती है। और दूसरी तरफ उस प्रदेश में नदियां हो, उस देश में नदियां हो, लेकिन दूसरा इलाका सूखा पड़ा हो। अगर हम नदियों का पानी इकट्ठा करें, समान रूप से सब जगह पे वितरित करने की व्यवस्था करें, तो बाढ़ से भी बचेंगे और सूखे से भी बचेंगे। और उसलिए उस तरफ हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने योजना बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहली बार देश में किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल दिया जा रहा है। 50,000 करोड़ रुपयों की लागत से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करने का एक बीड़ा उठाया है। हमारे देश में मनरेगा की बातें बहुत होती हैं। पहले मनरेगा का क्या हुआ भगवान जाने। आपके गांव में भी मनरेगा के पैसे आए होंगे, लोगों की जेब में गए होंगे, लेकिन गांव में पूछो भाई क्या हुआ तो कुछ नजर नहीं आता है। हमने आग्रह किया है, क्योंकि मनरेगा के पैसे भी राज्य सरकारों की योजना से खर्च होते हैं, उसका पूरा कारोबार राज्य सरकारों के हाथ में है। हमने उनको समझाया है कि मनरेगा के पैसों से गांव-गांव पानी को प्राथमिकता दो, बूंद बूंद पानी को रोकने की व्यवस्था करो, तालाब गहरे करने की बात करो, नहरें हैं तो उसकी सफाई का काम करो। नहर के आखिरी छोर में जहां पानी पहुंचता नहीं है, उस किसान को पानी पहुंचाने के लिए ये मनरेगा के पैसों को लगाओ। कुछ राज्यों ने इस काम को करना शुरू किया है। मैं चाहूंगा कि और राज्य भी मनरेगा का एक एक पाई का उपयोग किसान की भलाई के लिए करें, खेती की भलाई के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए करें, एक एक बूंद पानी को बचाने के लिए काम करें। आप देखिए, देखते ही देखते स्थिति बदल जाएगी। और हम भी संकल्प करें, गांव का पानी गांव में रहे, सीमा का पानी सीम में रहे। हमारे यहां का बारिश का पानी कहीं जाने नहीं देंगे। और कुछ नहीं है तो एक छोटा काम कर दीजिए मेरे नौजवानों। गांव में बारिश के समय पानी जहां बहता हो, वहां पर सीमेंट के खाली बोरे हो, फर्टिलाइजर के खाली बोरे हो, उसमें मिट्टी और पत्थर भर के लगा दो, एक छोटा सा डैम बन जाएगा। 3 दिन 4 दिन पानी रुक जाएगा, पानी जमीन में चला जाएगा, तो सभी कुओं में पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। साल भर का आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। छोटे छोटे काम ये मनरेगा के द्वारा हो सकते हैं, नौजवानों की जागरूकता के द्वारा हो सकते हैं, और उस पर हम बल दे रहे हैं। जितनी जरूरत जल की है, उतनी ही चिंता जमीन की करने की आवश्यकता है। जल की भी चिंता हो, जमीन की भी चिंता हो। आज हमने ही गलतियों के कारण, किसी न किसी कारण अपनी इस धरती माता को बर्बाद कर दिया है, जमीन को बर्बाद कर दिया, उसकी तबीयत खराब कर दी है। आवश्यकता के अधिक दवाइयां डाल दी, आवश्यकता से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया। बगल वाले ने पीला पाउडर डाला तो मैंने भी डाल दिया, बगल वाला लाल डिब्बे वाली दवाई डाल रहा है तो मैंने भी डाल दी। बिना समझे अनाप शनाप रुपये भी खर्च किए, और ये धरती माता बेचारी चुपचाप सहन करती रही। वो बोलती नहीं थी, रोती भी नहीं थी, उसके चीखने की आवाज भी नहीं आती थी। लेकिन जब अन्न के भंडार खाली होने लगे, तब पता चला कि हमने हमारी धरती मां पर कितना अत्याचार किया है। भाइयों बहनों, हम किसान के बेटे हैं, हमें धरती मां पर अत्याचार करने का कोई हक नहीं बनता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर, ये अनाप शनाप दवाइयां,
ये हमारी धरती मां की तबीयत खराब कर रही है। अरे हमारा कोई रिश्तेदार भी ज्यादा दवाई लेता है तो हम कहते हैं अरे भाई इतनी दवाई क्यों खाते हो, ये दवाई तुम्हें बीमार कर देगी। अरे घर में छोटा बच्चा बीमार हो तो घर के सब कहते हैं भाई ठहरो, इतनी दवाइयां मत दो, कोई और रास्ता खोजो, बच्चे को कहीं दवाई के कारण मौत ना आ जाए। भाइयों बहनों, जैसा घर में बच्चे का हाल है, जैसे मनुष्य शरीर का हाल है, वैसा ही ये भारत माता, ये धरती माता का भी हाल है। और इसलिए उसकी तबीयत की चिंता इतनी ही करनी चाहिए जितनी कि हम अपने घर में बुजुर्गों की करते हैं। और इसके लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड, ये एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। अगर आजकल आप बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ऐसा करो भाई, पहले लेबोरेटरी में जाओ, अपने ब्लड का टेस्ट करा के ले आओ, पेशाब का टेस्ट करा के ले आओ, उसका रिपोर्ट लाओ, बाद में देखेंगे बीमारी क्या है। भाइयों बहनों, शरीर की बीमारी का भी पता चलता है जब लेबोरेटरी में हम टेस्ट करवाते हैं। जमीन की बीमारी का भी पता चलता है जब हम जमीन का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएं, मिट्टी का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएं और हम हेल्थ कार्ड लें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम हेल्थ कार्ड लेकर के अपनी जमीन की तबीयत की चिंता करें और जो बात उसमें कही हो वो करें। अगर लेबोरेटरी वाला कहता है कि आपको डायबिटीज है तो हम अपने खाने की आदत बदल देते हैं, मीठा खाना बंद करते हैं, चलना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से कोई कहे कि आपकी जमीन में ये बीमारी है तो ये मत खिलाओ, ये मत डालो। भाइयों बहनों, ये सॉइल हेल्थ कार्ड हम आज हिंदुस्तान के एक एक किसान को पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे राधा मोहन सिंह जी ने ये अभियान चलाया है और ये अभियान आने वाले दिनों में हमारी जमीन की रक्षा करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है बीज। भाइयों बहनों, हम जानते हैं बाजार में बीज कितने प्रकार के मिलते हैं, कितने नकली बीज मिलते हैं। किसान बेचारा बोता है, बड़ी आशा के साथ बोता है और सीजन पूरी होती है तो देखता है कुछ नहीं निकला, बर्बाद हो जाता है। बीज के पैसे गए, इतना ही नहीं पूरा साल बर्बाद हो जाता है। सरकार ने कठोरता बरती है। सरकार की जितनी संस्थाएं हैं वो उत्तम से उत्तम बीज कैसे पहुंचाए, बाजार में जो बीज आते हैं उसका सही तरीके से परीक्षण कैसे हो और सर्टिफाइड बीज किसान तक कैसे पहुंचे और सस्ते में कैसे पहुंचे, उस पर सरकार बल दे रही है। भाइयों बहनों, किसान को चाहिए यूरिया। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो मैं देख रहा था कि मुझे शुरू में जितनी चिट्ठियां आती थी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां आती थी। और किस बात के लिए चिट्ठियां आती थी? हर मुख्यमंत्री हमारे यूरिया की जरूरत है, भारत सरकार यूरिया दे, भारत सरकार यूरिया दे, यही बातें होती थी। भाइयों बहनों, यही काम चल रहा था। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस बार एक भी मुख्यमंत्री ने फर्टिलाइजर के लिए, यूरिया के लिए भारत सरकार को चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आई है। एक भी नौबत नहीं आई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, मुझे खास करके हमारे कई एमपी मिलते हैं उत्तर प्रदेश के और राज्यों के। वो कहते हैं साहब पहले तो हमारे यहां यूरिया लेने के लिए खेत छोड़ करके कतार में खड़ा रहना पड़ता था और कभी कभी तो इतनी भीड़ भाड़ हो जाती थी, यूरिया आता नहीं था तो हमारे यहां पुलिस आकर के लाठीचार्ज चलाती थी। भाइयों बहनों, आप सब साक्षी हैं, पिछली बार कहीं पर भी यूरिया को लेकर के लाठीचार्ज नहीं हुआ है।
किसानों को कतार में नहीं खड़ा रहना पड़ा है, कहीं यूरिया की काले बाजारी नहीं होने दी। पहले क्या होता था, यूरिया आता था और यूरिया केमिकल के कारखानों में चला जाता था। सस्ते में यूरिया आता था, उन सस्तों में से आते हुए यूरिया का उपयोग इस काम के लिए होता था। भाइयों बहनों, इस सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, यूरिया का नीम कोटिंग करने का काम उठाया। यूरिया का नीम कोटिंग, और उसके कारण किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। यूरिया का नीम कोटिंग करने में सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है, लेकिन उसके कारण अगर आप अपने खेत में 10 किलो यूरिया उपयोग करते हो, अगर नीम कोटिंग वाला यूरिया है तो 7 किलो से वो काम चल जाता है। 3 किलो यूरिया कम डालने से आपका काम बन जाता है। 20 किलो डालते हैं तो 14 किलो डालने की जरूरत है। 30 किलो डालते हैं तो 21 किलो से काम चल जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, देश की सरकार ने नीम कोटिंग का बड़ा काम किया, 100% नीम कोटिंग किया। नीम कोटिंग के कारण 2 और फायदे हुए। गांव की गरीब महिलाओं को नीम की जो फली है वो इकट्ठी करने का रोजगार मिल गया, उसका बाजार बढ़ गया, उसका बाजार में बिक्री होने लग गई। गरीब माताएं बहनें कमाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से तीसरा एक काम हुआ, वो तीसरा एक काम हुआ कि जो केमिकल के लिए फर्टिलाइजर चला जाता था वो बंद हो गया। और उसका परिणाम ये आया कि आज यूरिया की कालेबाजारी बंद हो गई। भाइयों बहनों, एक के बाद एक कदम हम उठाते चले जा रहे हैं। अब किसान फसल पैदा करता है, पानी मिले, जमीन अच्छी हो, बीज अच्छा मिले, खाद अच्छा मिल जाए, फसल पैदा हो। लेकिन अगर बारिश आ गई, ओले गिर गए तो किसान का क्या होगा? वो तो तबाह हो जाएगा। और इसलिए किसान को एक सुरक्षा कवच चाहिए, किसान को एक रक्षा कवच चाहिए। और उस रक्षा कवच के लिए हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान को एक सुरक्षा कवच दे रहा है। और ये पहले की फसल बीमा योजना से आज तक की किसी भी योजना से ये उत्तम से उत्तम योजना हमने बनाई है। भाइयों बहनों, मैं आग्रह से कहना चाहूंगा, मैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हमारे सभी किसान ले, ये मैं आग्रह कर रहा हूं। आज इतनी फसल बीमा योजनाएं आई, अगर गांव में 100 किसान है तो 20 से ज्यादा फसल बीमा योजना नहीं लेते हैं। भाइयों बहनों, हमने 100 में से कोशिश करनी चाहिए कम से कम 50 किसान फसल बीमा लें, ये कर सकते हैं। और ये फसल बीमा ऐसी है कि जिसमें अगर आप ज्यादा फसल बीमा लेंगे तो दिल्ली सरकार के खजाने से ज्यादा रुपया जाएगा। मैं किसानों को कहता हूं, भले दिल्ली सरकार के खजाने से रुपया जाए, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि आप फसल बीमा जरूर लीजिए। इस फसल बीमा में बहुत फर्क है। पहले फसल बीमा तो ऐसी हुई, ये गोरखपुर इलाका, ये बुंदेलखंड इलाका, वहां पर फसल बीमा के जो प्रीमियम भरने पड़े मक्के के लिए, कहीं 14%, कहीं 17%, किसान बेचारा कहां भरेगा? भाइयों बहनों, अब वो फसल बीमा योजना हम लाए हैं कि जिसमें 90% से ज्यादा रकम ये दिल्ली की सरकार देगी। आपको तो मामूली रकम देनी है, मामूली। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। पहले भांति भांति के थे, आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सीजन के लिए एक दाम। तीसरी बात, पहले पूरे जिले में अगर अकाल पड़े
तब जाकर के माना जाता था। आधे जिले में पानी आए, आधे में ना आए तो गिना नहीं जाता था। किसान को फसल बीमा कुछ मिलती नहीं थी। अगर मिलती थी तो जिन्होंने बैंक की लोन ली है सिर्फ उनको ही मिलती थी। भाइयों बहनों, ये बीमा योजना ऐसी है कि आपके खेत में अगर ओले गिर गए, आपके खेत में जल भराव हो गया, आपके खेत में भूस्खलन हो गया, तो भी आप अकेले किसान नुकसान हुआ होगा तो भी फसल बीमा मिलेगी, पड़ोस वाले को नुकसान नहीं हुआ होगा तो भी आपको मिलेगी। ये योजना लाई गई। पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। पहले तो फसल बीमा का पैसा 2-2, 5-5 साल तक नहीं मिलता था। अब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तुरंत पता चलेगा कि जमीन में क्या हुआ है, फसल क्या क्या हुआ, बोनी हुई तब क्या हुआ था, बारिश आई तो क्या हुआ, सारी चीजें टेक्नोलॉजी से तय होगी। और इसके कारण समय से पहले किसान को समय से पहले भुगतान का प्रयास होगा। एक और महत्वपूर्ण बात की है, कभी किसान वर्षा का इंतजार करता है, बारिश के इंतजार में सोचता है जून महीने में बारिश आएगी, बेचारा सब रेडी रखता है, खेत भी तैयार रखता है, लेकिन जून में बारिश नहीं आई, उसने कुछ बोया नहीं। जुलाई में बारिश नहीं आई, नहीं बोया। अगस्त में बारिश नहीं आई, नहीं बोया। अब उसका बेचारा क्या होगा? जिसको बोने का अवसर ही नहीं मिला है उसको तो फसल बीमा मिलता ही नहीं है। पहली बार इस देश ने ऐसा तय किया है कि अगर आप बोने में सफल नहीं रहे बारिश के अभाव के कारण, और आपके खेत के जो साइज है उसको देखते हुए, आपके बीमे की साइज देखते हुए कुछ मात्रा में राशि आपको दी जाएगी, ताकि बारिश के कारण आप बो नहीं सके उसका भी लाभ आपको मिलेगा। ये काम किया गया है। इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों बहनों, पहले हमारी फसल पैदा होती थी, खेत में फसल खड़ी है, तब तक तो बीमा वाले बात करने को तैयार थे। लेकिन अगर फसल हमने काट ली, हमने धान का ढेर कर दिया खेत में और अचानक बारिश आ गई, सारा काम पूरा हो गया, सिर्फ बाजार जाने के लिए ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे थे और अचानक बारिश आ गई, सारी पकी पकाई खेती बर्बाद हो गई, तो बीमा वाला देखता नहीं था। इस सरकार ने निर्णय किया कि फसल पकने के बाद अगर खेत में ढेर पड़ा है और 14 दिन के भीतर भीतर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और किसान का नुकसान हो गया तो उसको भी बीमा दिया जाएगा। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पहली बार देश के किसानों के लिए एक गारंटी लेकर के आई है, एक रक्षा कवच लेकर के आई है, एक नया विश्वास लेकर के आई है, भारत के किसान का भाग्य बदलने के लिए आई है। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आप एक काम करिए, मेरा गांव-गांव लोगों को समझाइए, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले, जितने ज्यादा लोग लेंगे खर्चा भारत सरकार को होगा, फिर भी मुझे करना है, किसान के लिए करना है, किसान की भलाई के लिए करना है। भाइयों बहनों, एग्रीकल्चर मार्केट के लिए भी हम एक ई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर के जन्म जयंती पर यह ई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके कारण किसान अपने गांव में बैठ करके अपने मोबाइल फोन से तय कर सकेगा कि किस मंडी में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दाम है, और वो अपने मोबाइल फोन से उसको सिखाया जाएगा। वो उस मंडी में अपना माल बेचने का निर्णय कर सकता है, उसको जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां माल बेच सके। ये किसानों के लिए सुविधा करने के लिए एक ई प्लेटफॉर्म, एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा करने की दिशा में हम काम रहे। भाइयों बहनों,
कृषि जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन का काम चल रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, आइए, ये किसान हमारे देश की शान है। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदमों को उठाएं। राज्य सरकारें भी इस काम को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुटे, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं फिर एक बार आपके स्वागत सम्मान के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।